अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से रिलेटेड डिस्कस करेंगे और ये भी ईबीएम का चैप्टर 85 है। इसमें उन्होंने बताया है कि पीसीओएस जो है वो एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्बेंस होती है। फीचर्स ऑफ हाइपर एंड्रोजिनिज्म होते हैं जिसमें एक्नी है, हर्सुटिज्म है, एलोपेशिया है। इसके अलावा इसमें फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स होती हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं और एसोसिएटेड साथ में ओबेसिटी है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डायबिटीज़ होगी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जिसमें रेज्ड ब्लड प्रेशर है, फैट की डिपोजिशन होती है, डिसलिपिडीमियास होते हैं और साथ में जो है एंडोमेट्रियल कैंसर लेटर ऑन जाके, और ये सब का सब जो है वो पीसीओएस के अंडर आ रहा होता है। इसकी प्रेवलेंस 20 से 33% है और इसका हम क्राइटेरिया रखते हैं जिसमें अगर 2 फीचर्स हों, कोई से भी 2 फीचर्स, तो उसको हम पीसीओएस डायग्नोज करते हैं। इस क्राइटेरिया को रोटरडम्स क्राइटेरिया बोलते हैं और इसमें नंबर 1 क्या आता है, प्रेजेंस ऑफ क्लिनिकल और बायोकेमिकल फीचर्स ऑफ हाइपर एंड्रोजिनिज्म। अब एंड्रोजेंस का लेवल इनमें ज़्यादा होता है और एंड्रोजेंस कौन कौन से होते हैं, उसमें डाई हाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन है और नंबर 2 डाई हाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन सल्फेट। इसके अलावा इनके अंदर डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेनिडायोन, ये जो है ये सब के सब एंड्रोजेंस है, इनका लेवल बढ़ा हुआ होता है। नंबर 2 फीचर क्या होगा, ओलिगो ओव्यूलेशन या एन ओव्यूलेशन या एन ओव्यूलेटरी साइकिल्स होते हैं जिसमें इरेगुलर स्पॉटिंग के साथ या स्पॉटिंग है, रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो है इनके अंदर, या फिर जो है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन है, एमेनोरिया के साथ ये आ रहे होते हैं। और नंबर 3 फीचर क्या होता है, स्कैन के ऊपर 12 और मोल फॉलिकल्स हैं जो कि 2 to 9 mm इन डायमीटर हैं, या फिर ओवरी का वॉल्यूम जो है वो 10 क्यूबिक सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो ये तीसरा फीचर है। इन तीनों में से कोई से भी 2 फीचर्स अगर प्रेजेंट है तो हम उसको डायग्नोज करते हैं ये पीसीओएस का पेशेंट है। जब भी पीसीओएस का पेशेंट है हम डीडीज माइंड में रखेंगे साथ में कि ये प्रॉब्लम्स दूसरी कंडीशन में भी हो सकती है मिलती जुलती, जैसे कि एड्रेनल या पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई ट्यूमर है, हाइपरप्लेक्टिनीमिया है, वो सप्रेशन करते हैं पिट्यूटरी एक्सिस की, जिसकी वजह से FSH-LH लो होते हैं, फॉलिकल फॉर्मेशन नहीं होती, ओवुलेशन नहीं होती और पेशेंट फर्टिलिटी के साथ प्रेजेंट कार्य होती है। इसके अलावा बाकी भी हार्मोन साथ में डिरेंज होते हैं। एक्रोमेगेली को रूल आउट करना है, कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया, कुशिंग सिंड्रोम, एंड्रोजन सिक्रेटिंग ट्यूमर ऑफ ओवरी और एड्रेनल ग्लैंड, इन सब चीज़ों को अपने माइंड में रख के लेके चलना होता है पीसीओएस को। अच्छा, इसके अलावा एक टेबल दिया हुआ है जिसमें उन्होंने सिम्टम्स लेट सीक्वले क्या है, इसके अलावा सीरम एंडोक्राइनोलॉजी इनके अंदर क्या होती है। सिम्टम्स में हमने डिस्कस कर लिया हर्सुटिज्म, एक्नी, एलोपेशिया, इसके अलावा मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस, इनफर्टिलिटी, ये सब फर्टिलिटी, ओबेसिटी, या फिर ये पेशेंट सिर्फ एसिम्टोमेटिक होंगे विद पीसीओएस ऑन अल्ट्रासाउंड, पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं ऑन अल्ट्रासाउंड। इनके अंदर सीक्वले क्या चल रहे होते हैं, साथ में टाइप 2 डायबिटीज़, डिस्लिपिडीमियाज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। और जो सीरम हम देखेंगे इनकी सीरोलॉजी, उसमें क्या होगा, इंक्रीज एंड्रोजेंस आपको मिलेंगे, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेनिडायोन। नंबर 2 LH विद नॉर्मल FSH और डिक्रीज FSH। नंबर 3 फास्टिंग इंसुलिन, यानी कि इनकी OGTT जो है अगर हम कराते हैं डिरेंज होगा। नंबर 4 इसमें डिक्रीज सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन होगी, यानी फ्री एंड्रोजन इंडेक्स इनका ज़्यादा होगा, वो भी निकालने का मेथड है, हम आगे डिस्कस करते हैं। और एस्ट्राडियोल लेवल्स इनमें इंक्रीज्ड होंगे और एंटी मुलेरियन हार्मोन जो है वो भी इंक्रीज्ड होगा। साथ हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं। इन पे लास्ट लेक्चर में जब मैंने कंसेप्शन का टॉपिक डिस्कस किया था तो उसमें हमने ओवेरियन साइकिल को डिस्कस किया था साथ में। अगर हम उसको माइंड में रखें तो जो इन पेशेंट्स में क्या होता है कि जो थीका सेल्स हैं, LH इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, इनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होती है, यानी कि इंसुलिन के लेवल्स भी बहुत बड़े हुए होते हैं। तो जो LH की इंक्रीज क्वांटिटी है, ठीक है, वो एक्ट करेगी थीका सेल्स के ऊपर और एंड्रोजेंस की प्रोडक्शन करती है। एंड्रोजेंस पेरिफेरल जो फैट है उसके ऊपर जाके वाया दी एरोमेटेज एक्टिविटी कन्वर्जन होती है वहाँ पे एस्ट्रोजेंस के अंदर। साथ ही वहाँ पे 5 अल्फा रिडक्टेज की एक्टिविटी होती है जो कि इन्हीं एंड्रोजेंस को कन्वर्ट कर रहे होते हैं एक्टिव फॉर्म में डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में, ठीक है जी। तो बेसिकली एंड्रोजेंस भी बढ़े हुए होते हैं, साथ ही वो कन्वर्ट जब होते हैं एस्ट्रोजन में तो एस्ट्रोजेंस भी इन पेशेंट्स के अंदर ज़्यादा होता है। और एस्ट्रोजन का हमने देखा था कि नॉर्मल साइकिल के अंदर ये पॉजिटिव फीडबैक देता है टू LH एंड नेगेटिव फीडबैक देता है टू FSH, ठीक है। तो यहाँ पे चूँकि एक्सेस में इसकी प्रोडक्शन हो रही है तो ये LH को बहुत ज़्यादा कर देगा बॉडी के अंदर और साथ में FSH को बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाएगा। यही वजह है कि सारे के सारे फॉलिकल्स एट्रेटिक होते हैं, कोई भी इस काबिल नहीं होता कि वो ओव्यूलेट हो सके। और साथ में जब LH की इतनी इंक्रीज प्रोडक्शन होगी तो वो उतने ही ज़्यादा एंड्रोजेंस सिक्रीट करेगा, तो नॉर्मल से ज़्यादा इनके अंदर एंड्रोजेंस बनना शुरू हो जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन इतना हाई लेवल का होता है कि जो कि मेल पैटर्न टाइप बाल्डनेस कॉज करेगा, एक्नी कॉज करता है। और साथ में इनके अंदर जो है पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है, कैंथोसिस होता है, नाइग्रिगेंस जिसको बोलते हैं। नेक लाइन अगर देखें इनकी डार्कर होती है काफ़ी ज़्यादा, स्किन पे पिगमेंट्स होते हैं, ब्राउन पिगमेंटेशन होती है काफ़ी ज़्यादा।
तो ये सब फीचर्स इनके अंदर आ रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम इसमें पैथोफिजियोलॉजी से रिलेटेड डिस्कस करें तो जो इंक्रीज़ इंसुलिन लेवल्स हैं और साथ में जो ये LH की बड़ी हुई क्वांटिटी होती है, ये दोनों सप्रेस करते हैं हिपैटिक सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन को। ये प्रोटीन होती है जो कि टेस्टोस्टेरोन इन एंड्रोजन्स के साथ इनको बाउंड फॉर्म में रखती है। तो जब उसकी सप्रेशन होगी तो ये बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं, ये जितने भी एंड्रोजन्स हैं, और ये अपना इन्हीं के एक्शंस की वजह से आपको ये फीचर्स नज़र आ रहे होते हैं पेशेंट्स के अंदर। और जो हम मेडिकेशन अक्सर दे रहे होते हैं उनमें यही प्रोटीन हम ज़्यादा खा रहे होते हैं ताकि ये उनको बाउंड करे और जो फीचर्स हैं इनमें कमी आ सके पेशेंट्स की अलामात में। इसके अलावा इनके अंदर जो है फ़ैट इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है जो कि लेटर ऑन जाकर डायबिटीज़ डेवलप कर लेते हैं ये। साथ ही इनके अंदर लिपिड्स की एबनॉर्मलिटी जो हार्मोनल इम्बैलेंस चार होता है उसकी वजह से साथ में इनके लिपिड्स डिरेंज होंगे, इनके अंदर LDL ज़्यादा होगा, HDL इनके अंदर कम होता है और ब्लड प्रेशर रेज्ड होगा, कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर होता है। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा क्यों होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन होती है, ओवुलेशन हो जाती है तो उसके बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस कर रहा होता है। इनमें वो प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन नहीं होती, यानी अनअपोज एस्ट्रोजन होता है जो लगातार एंडोमेट्रियल की प्रोलिफरेशन कर रहा होता है। अगेन अगर आपने नॉर्मल साइकिल इसका स्टडी किया है तो आपके माइंड में होगा कि इसमें जस्ट प्रोलिफरेशन हो रही होती है, एंडोमेट्रियल का हाइपरप्लेजिया होता है और लेटर ऑन जाके इसके अंदर एटिपिकल चेंजेस होंगी और उसमें कार्सिनोमा डेवलप हो जाता है, यानी कि इन पेशेंट्स की शेडिंग नहीं होती नॉर्मल मेंसेस के हिसाब से। यही वजह है कि इनमें हम COCPs और इस तरह की मेडिकेशन देते हैं, मायरीना या ड्रीपोप्रो वगैरह, ताकि इनकी मंथली शेडिंग होती रहे एंडोमेट्रियम की। तो इनमें ये भी देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम और इनके साथ ओबेसिटी में भी PCOS होता है, लेकिन PCOS की वजह से भी ओबेसिटी बढ़ी होती है क्योंकि इनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। जो भी ये शुगर इनटेक कर रहे होते हैं वो इनके अंदर डाइजेस्ट नहीं होती बल्कि वो स्टोर हो जाती है एक्स्ट्रा फैट टिशू। वो अगेन एक सबस्ट्रेट होता है, वहाँ पे अगेन एक्टिविटी होती है एरोमेटेज की और एस्ट्रोजन लेवल बढ़े होते हैं फैटी टिशू के ऊपर। तो इनको वेट रिडक्शन का कहा जाता है ताकि इनके अंदर फैट की कमी हो और इंसुलिन रेजिस्टेंस में इंप्रूवमेंट हो और साथ में इनके अंदर जो हार्मोन्स एक्सेस में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी कम हो सकें। ठीक है जी। और सेकंड जो आप इसमें देखने को हमें मिलता है वो होती है सब फर्टिलिटी। अब सब फर्टिलिटी क्यों होता है? अगेन इनके अंदर LH की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है और उसकी वजह से जो है वो एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही होती है और जितना ज़्यादा एस्ट्रोजन होगा वो मज़ीद सप्रेस करता है FSH को और वो FSH अवेलेबल नहीं होता ओवरी फॉलिकल्स को और फॉलिकल ओव्यूलेट नहीं कर सकते। कोई एक भी ऐसा नहीं होता जो कि ओव्यूलेट, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो LH रिलीज़ हो रहा होता है और उस केस में ये होता है कि एट्रेटिक फॉलिकल होते हैं और ओवुलेशन होती है, यानी पेशेंट सब फर्टिलिटी के साथ प्रेजेंट करती है। नेक्स्ट जो टेबल है इसमें हम हार्मोन्स देख लेते हैं। टेस्टोस्टेरोन इसमें बढ़ा हुआ होगा, नॉर्मल रूटीन में हम सेटअप्स में नहीं करा रहे होते, पेशेंट का अपने एक्सपेंस देखना होता है, लेकिन टर्शरी केयर सेंटर्स में सारा वर्कअप होता है। टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल रूटीन में इसकी रेंज 0.5 से 1.8 नैनोमोल पर लीटर है। सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो है वो 16 से 119 नैनोमोल पर लीटर होगा। और फ्री एंड्रोजन इंडेक्स कैसे आप निकालते हो? टेस्टोस्टेरोन की जो भी अमाउंट आई उसको मल्टीप्लाई करें 100 से डिवाइडेड बाय सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। तो ये नॉर्मल जो फ्री एंड्रोजन इंडेक्स है लेस देन 5 होना चाहिए। इसके अलावा एस्ट्राडायोल नॉर्मल रूटीन में हम नहीं करवा रहे होते, ये बढ़ा हुआ होगा, इनमें स्पेशली एस्ट्रोन होता है बेसिकली जो बढ़ जाता है। LH 2 to 10 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर। इसके अलावा ये 40% ऑफ द केसेस विद PCOS ये बढ़ा हुआ होगा और FSH जो है ये नॉर्मल होगा या लो होगा, सप्रेस हुआ होगा। 2 to 8 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर होता है। ये डे 1 to 3 ऑफ अ मेंस्ट्रुअल पीरियड। अगर तो रेगुलर साइकिल है तो आप डे 1 to 3 पे ये हार्मोन्स कराते हो, अदरवाइज इरेगुलर आप किसी भी टाइम करवा सकते हो। प्रोलैक्टिन लेवल लेस देन 500 मिली यूनिट्स पर लीटर नॉर्मल है। इसके अलावा थायराइड फंक्शन टेस्ट DSH 0.5 से 5 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर। फास्टिंग इंसुलिन जो है उसमें हम OGTT करा रहे होते हैं, वैसे अगर सिर्फ फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स कराते हो आप तो लेस देन 30 मिली यूनिट्स पर लीटर होते हैं। पेल्विक अल्ट्रासाउंड में मोर देन 12 फॉलिकल्स होंगे और ओवरी का डायमीटर यहाँ पे 28 मिलीमीटर इन डायमीटर पर ओवरी लिखा हुआ है, लेकिन इसका ये है कि 12 फॉलिकल्स हों, 2 to 9 mm डायमीटर हो ईच का और साथ में ओवेरियन वॉल्यूम 10 क्यूबिक सेंटीमीटर से बड़ा हुआ हो। AMH लेवल 35 पिकोमोल पर लीटर नॉर्मल है, अगर इससे बड़े हुए हैं तो ये फिर PCOS में होगा। तो ये सब इसकी टेबल में उन्होंने दिखाया हुआ है कि इस तरह से इंटरप्रिटेशन करनी है अगर MCQs में भी आ जाता है तो। ग्लूकोज टॉलरेंस जो 75 ग्राम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराते हैं उसमें लेवल्स के हैं फास्टिंग शुड बी लेस देन 7 मिलीमोल पर लीटर एंड 2 आवर्स पोस्ट प्रेंडियल शुड बी लेस देन 11.1 मिलीमोल पर लीटर। अगर ये फास्टिंग 7 से ज़्यादा है और 2 आवर्स 11.1 से ज़्यादा है तो ये डायबिटीज़ की डायग्नोसिस हो जाएगी इनमें। इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस क्या होती है कि लेस देन 7 है, लेकिन लेस देन 7 है और जो 2 आवर्स है वो 7.8 और 11.1 के बीच में।
तो इसको हम कहेंगे कि ये इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है। अच्छा, इसके अलावा गोनाडोट्रोपिन और एस्ट्राडियोल प्रोफाइल्स उन्होंने बताई हुई हैं कि ओवेरियन फेलियर से, और इसको आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। पीसीओएस में जो है वो एलएच बढ़ा हुआ हो सकता है या और एफएसएच सप्रेस होता है, लेकिन एस्ट्राडियोल लेवल ज़्यादा होते हैं, जो अभी तक हमने पैथोफिजियोलॉजी से अंदाज़ा लगाया है। समटाइम्स बीच में लिखा हुआ है कि एफएसएच नॉर्मल भी हो सकता है, एलएच नॉर्मल भी हो सकता है। ओवेरियन फेलियर में टिपिकल होगा कि एफएसएच भी बढ़ा हुआ होगा, एलएच भी बढ़ा हुआ होगा, लेकिन चूँकि ओवरीज पिट्यूटरी से तो ये हार्मोन्स आ रहे हैं, इंक्रीज्ड उसको स्टिमुलेशन दे रहे हैं, लेकिन ओवेरियन फेलियर है तो ओवरी के अंदर एस्ट्राडियोल की प्रोडक्शन नहीं होगी, तो एस्ट्राडियोल डिक्रीज फॉर्म में मिलेगा। अगर हाइपोथैलेमिक या पिट्यूटरी फेलियर है तो उसमें एफएसएच भी कम होगा, एलएच बहुत ही ज़्यादा कम होगा, और एस्ट्राडियोल, इन तीनों सेल लाइन्स ड्रॉप की हुई होगी हाइपोथैलेमिक फेलियर, यानी ऊपर से कोई इनिशिएशन ही नहीं है, कोई स्टिमुलस ही नहीं है। नेक्स्ट है मिड साइकिल या प्री ओवुलेटरी। नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड के फीचर्स भी डिस्कस कर दिए हैं। प्रेवलेंस इसकी 20-33% है। अगेन पीसीओएस एंड मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ इसमें कौन कौन सी होती हैं। जो सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस की हुई है वो है ओबेसिटी, यानी एक इसमें चीज़ मेंशन्ड है थ्रिप्टी फिनोटाइप हाइपोथेसिस। ये क्या होती है, इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर यूट्रस के अंदर है ना बेबी, और वो IUGR बेबी वो कमज़ोर वीक होते हैं, या फिर पेशेंट की डाइट ऐसी नहीं होती, तो इन पेशेंट्स में एडेप्टेशन ऐसी हो जाती है कि लेटर ऑन जाके इनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, और ये बाद में ओवर न्यूट्रिशन की वजह से इनमें ओबेसिटी डेवलप होती है और डायबिटीज़ डेवलप कर लेते हैं, प्रॉब्लम डेवलप कर लेते हैं। जितने भी पेशेंट जिनका BMI जो है बॉडी मास इंडेक्स अगर वो 30 kg/m² से ज़्यादा है, तो इनमें रिकमेंडेशन है कि ये 75 ग्राम OGTT कराते हैं। और स्पेशली जो एशियन पॉपुलेशन है जैसे हमारी, उसमें अगर वो 25 से भी ज़्यादा है तो उसमें आपने OGTT करवाना है फॉर डायग्नोसिस। ये स्क्रीनिंग पर्पस होता है, इससे आप अंदाज़ा कर लेते हो कि किन पेशेंट्स में डायबिटीज़ चल रही है या नहीं। अच्छा, नेक्स्ट इसमें होता है कि आपने जो इनकी विसरल फैट है एक्चुअली वो रिस्पॉन्सिबल होती है, दैट इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव, उसको काम करना होता है, जिसके लिए आप वेट रिडक्शन का एडवाइस करते हो पेशेंट को। तो इसमें जो वेस्ट सर्कमफ्रेंस है पेशेंट की वो आइडली 79 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। अगर ये 87 से भी ज़्यादा होती है तो ये हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, और इनमें आपने नेक्स्ट OGTT करवाना होता है। एक्सरसाइज हैज़ अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट इन रिड्यूसिंग विसरल फैट एंड रिड्यूसिंग कार्डियोवैस्कुलर रिस्क। अच्छा, नेक्स्ट आप हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज अब ओबेसिटी को डिस्कस किया है, और नेक्स्ट जो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क होता है इनके अंदर जितने भी PCOS के पेशेंट हैं उनमें 10 to 20% रिस्क है इंसुलिन इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस का, और इनके अंदर अगर ये करेक्ट नहीं करते हैं तो नेक्स्ट 50% के अंदर चांस होता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप कर लें। एंडोमेट्रियल कैंसर अगेन इसमें क्योंकि शेडिंग नहीं हो रही होती, तो वैसे तो सेकंड मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी है एंडोमेट्रियल कैंसर, लेकिन जो 25 ईयर से कम, जो 40 ईयर से कम बच्चे होते हैं उनमें ये सिर्फ 4% केसेस में जो है एंडोमेट्रियल कैंसर डेवलप होता है। और इसमें वैसे तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं, जिसमें ओबेसिटी है, लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ अनअपोज एस्ट्रोजन है, नलीपैरिटी है, इन सब फर्टिलिटी है। लेकिन जो PCOS के पेशेंट्स हैं इनके अंदर जो मेन फैक्टर होता है, इनमें ओव्यूलेशन नहीं हो रही होती, ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन होती है फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम, इनके अंदर वो नहीं होती, तो इसलिए इंक्रीज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कॉज करता है। और नेक्स्ट उसके अंदर सिस्टिक ग्लैंडुलर हाइपरप्लेजिया डेवलप होता है विद एटिपिकल सेलुलर चेंजेस दैट लीड्स टू एंडोमेट्रियल एंड एडिनोकार्सिनोमा। नेक्स्ट जो है जितना भी PCOS के पेशेंट के अंदर 3-fold इंक्रीज रिस्क है फॉर डेवलपिंग CA एंडोमेट्रियम। मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उसमें आपने साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी होती है, यानी कि इसमें बहुत सारी स्पेशलिटीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। इसमें साइकोलॉजिस्ट हैं, गायनेकोलॉजी, जनरल फिजिशियन, रिप्रोडक्टिव स्पेशलिस्ट हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, डायबिटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, डाइटिशियंस एंड साइकोलॉजिस्ट, ये सारा जो है आप रेफरल करके सबसे गाइडेंस आप ले सकते हो। साइकोलॉजिकली सपोर्ट चाहिए होती है पेशेंट के साथ, फर्टिलिटी भी है, कॉस्मेटिक बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की वो मेडिसिन ले रही होती है पेशेंट, तो वो काफ़ी स्ट्रेस में होती है। नेक्स्ट ओबेसिटी को कैसे कम किया जा सकता है। ओबेसिटी के लिए आपने उसको वेट रिडक्शन और एक्सरसाइज का बोलना है। वेट रिडक्शन के लिए जो वॉक है वो 60 to 90 मिनट्स जो हैं वो मस्ट है डेली, अगर उसने वेट रिड्यूस करना है। वैसे नॉर्मली 30 मिनट ब्रिस्क वॉक चाहिए होती है। अगर तो उसका BMI 25 से ज़्यादा है, 30 kg/m² से ज़्यादा है, 30 से 35, तो उसको बेरिटिक सर्जरी आप एडवाइस कर सकते हो। 40 से ज़्यादा तो इंडिकेशन है मस्ट करना ही करना है। लेकिन जिन पेशेंट में कोमॉर्बिड्स है, लेकिन डायबिटीज़ है, बाकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनमें अगर 30-35 kg/m² है तो उसमें बेरिटिक सर्जरी हेल्पफुल होती है।
नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी को कैसे इनके अंदर करेक्ट करते हैं। आपने इसको COCP अगर आप एडवाइस करते हो तो वो मंथली शेडिंग होती है 7 डेज़ के लिए, तो उनमें CA डेवलप करने के चांसेस कम होते हैं। इसके अलावा डाइन 35 है जो यास्मीन है, जो यहाँ पे रिकमेंडेशन है जो कि साथ में कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड कर रही होती हैं, उसमें जो है वो 3rd जनरेशन बेस्ट है। 4th जनरेशन में यास्मीन याज आती हैं, ये आप दे सकते हो। जो नॉर्मल रूटीन में आप देते हो उसमें वो लिपिड फ्रेंडली होनी चाहिए बेसिकली, तो उसमें आप ये दे सकते हो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म डेवलप होने के चांसेस होते हैं। वैसे तो ये लिपिड फ्रेंडली होती हैं जो यास्मीन याज होगी या 3rd जनरेशन COCPs होती हैं। जितने भी और जो एनोवेटरी साइकिल वाली पेशेंट जिनमें शेडिंग नहीं हो रही होती, उसमें आपने अल्ट्रासाउंड पे कैसे देखना होता है। एंडोमेट्रियल थिकनेस अगर उनकी 10 mm से ज़्यादा है और आपने मेडिकेशन दी है और उसके बावजूद वो शेडिंग नहीं हुई, तो आपने फिर उसकी एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग करनी होती है कहीं इनके अंदर आगे जाके CA डेवलप तो नहीं हो रहा। तो यानी मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटीज़ के लिए आपने सबसे पहले तो उनको COCPs पे डालना है, उसमें याज है, यास्मीन आप दे सकते हो। और डिपो-प्रोवेरा इंजेक्शन होता है, वो आपने इनको 7 डेज़ के लिए देना होता है। आफ्टर 12 डेज़ के लिए आप देते हो एवरी 1 to 3 मंथ्स। और इसके अलावा आप उसको मायरीना दे सकते हो अगर मैरिड है और उसको कॉन्ट्रसेप्शन भी चाहिए साथ में, तो आप मायरीना एडवाइस कर सकते हो। ये आप ट्रीटमेंट मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी के लिए करोगे। इसके अलावा अगर हाइपर एंड्रोजेनिज्म वाले फीचर्स के साथ आपके पास आई है और हर्सुटिज्म वगैरह के लिए, तो इसमें जो है हमने पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस कर ली है कि वो पेरिफेरी फैटी टिश्यू के ऊपर 5 अल्फा रिडक्टेज एक्टिविटी होती है, रिसेप्टर्स होते हैं पेरिफेरल एंड्रोजन रिसेप्टर्स, उसके ऊपर ये बाइंड करके वहाँ 5 अल्फा रिडक्टेज एक्टिविटी होती है, डायरेक्टली कन्वर्ट करती है इस टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रोटेस्टेरोन जो कि मेटाबॉलिकली एक्टिव फॉर्म होती है। और ये टर्मिनल हेयर ग्रोथ करेगी मेल पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसमें चिन है, अपर लिप, चेस्ट, अपर एंड लोअर बैक, अपर एंड लोअर एब्डोमेन, अपर आर्म, थाई एंड बटक्स। स्टैंडर्डाइज्ड स्कोरिंग सिस्टम होता है इसमें, फेरीमैन एंड गैल्वे स्कोर से आप इन हेयर डिस्ट्रीब्यूशन की कर लेते हो, स्कोरिंग कर लेते हो। आप इन पेशेंट्स को रेफ़र करते हो डर्मेटोलॉजिस्ट की तरफ। वहाँ पे वैसे तो ब्लीचिंग, वैक्सिंग ये सब ट्रीटमेंट होते हैं, लेकिन जो इफेक्टिव ट्रीटमेंट है लेज़र हेयर रिडक्शन है, वो अच्छा ट्रीटमेंट होता है। उसमें हेयर्स की ग्रोथ कम होती है, मोटाई कम होती है, थिकनेस कम होती है उसमें, तो वो आप रिकमेंड कर सकते हो। उसके डिफरेंट सेशन होते हैं, 6 to 9 मंथ्स लग जाते हैं इसमें। और साथ ही साथ आप फेस पे जो है वो एक जेल होती है, वेनिक्वा क्रीम होती है, वो अप्लाई करने के लिए दे सकते हो डेली 2 टाइम्स। और उससे ये होता है कि वो फेस पे रब करेगी, लेकिन उस दौरान उन्होंने कोई वैक्सिंग कराने के बाद अप्लाई नहीं करना, नॉर्मल रूटीन में करना है। वो स्लो करती है हेयर ग्रोथ को। साथ में कॉम्बिनेशन में साथ में वो ओरल ट्रीटमेंट भी ले सकती है। ओरल में डाइन होती है जिसमें इथेनाइल 35 माइक्रोग्राम और 2 मिलीग्राम इसमें सिप्रोडिरोन एसीटेट पड़ा हुआ होता है। ये 2 to 3 मंथ्स के लिए आप देते हो, 4 to 6 मंथ्स के लिए दे सकते हो। इसमें इम्प्रूवमेंट भी आती है, एक्नी में, हर्सुटिज्म में इम्प्रूवमेंट आ रही होती है। इसके जो ऑल्टरनेटिव होता है जिसमें COCP आप एडवाइस नहीं कर सकते, जिसमें किसी ना किसी को प्रॉब्लम चल रहा है, तो उनमें फिर आप स्पाइरोनोलैक्टोन जो है वो दे सकते हो 25 से 100 मिलीग्राम की डोज में। और ये एंटी एंड्रोजन थेरेपी है बेसिकली। और साथ में इसके जो हैं वीक डायरेटिक इफेक्ट भी होते हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट सब फर्टिलिटी पेशेंट्स की कैसे करोगे। उनमें आपने ये करना होता है कि एक तो वेट रिडक्शन एडवाइस करोगे, साथ में आपने इंसुलिन सेंसिटाइजिंग ड्रग्स देते हो आप उनमें, और साथ में आपने ये करना होता है कि जो ओव्यूलेशन रिडक्शन की मेडिकेशन है वो साथ में आप देते हो। अच्छा, उसमें एक तो ये थेरेपी होगी, इसके अलावा इनके अंदर गोनेडोट्रोफिन थेरेपी होती है जो इंजेक्शंस की फॉर्म में होती है, और इसके अलावा लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन सर्जरी होती है। कोई भी पेशेंट जो है सब फर्टिलिटी के साथ आता है, उसमें रुबेला इम्यूनिटी चेक की जाती है, एंडोक्राइन प्रोफाइल उनकी कंप्लीट की जाती है, साथ में ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट अगर पहले नहीं हुआ और काफ़ी लंबा अर्सा गुजर चुका है, और सीमन एनालिसिस ऑफ हस्बैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एंटी एस्ट्रोजन में क्लोमिफेन सिट्रेट पहले ये फर्स्ट लाइन समझी जाती थी, अब बेस्ट जो है लेट्राजोल है। आप क्लोमिफेन सिट्रेट जो है उसके मैक्सिमम 6 साइकिल्स देते हो, उसके बावजूद अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो आप इनको IVF की तरफ रेफ़र कर सकते हो। और ऑल्टरनेट में इसमें लेट्राजोल भी आप यूज़ कर सकते हो जो कि ज़्यादा सेफ़ है। डोज़ क्या होती है क्लोमिफेन की, यहाँ पे लिखा हुआ है 50 मिलीग्राम पर डे दोगे, इसको इंक्रीज़ करके आप 100 तक लेके जा सकते हो। और ये सेकेंड डे आप साइकिल पे स्टार्ट करते हो और टिल 5 डेज़ आप इसको दे रहे होते हो। अच्छा, इसके अलावा अगर और चांसेस क्या होते हैं, 70 to 85% पेशेंट जो हैं वो
उनमें ओवुलेशन इंडक्शन होती है और जो कंसीव करते हैं प्रेग्नेंट होते हैं 60 to 70% हो जाते हैं आफ्टर 6 साइकिल्स। 6 to 9 नॉर्मल ओवुलेटरी साइकिल्स के बाद भी नहीं होता तो फिर आप इनको IVF के लिए रेफ़र करते हो। अब 2 टर्मिनोलॉजीज़ हैं इसके अंदर, क्लोमिफेन रेजिस्टेंस क्या होती है और क्लोमिफेन फेलियर क्या होता है। क्लोमिफेन रेजिस्टेंस होती है यानी कि उसको ओव्यूलेशन ही नहीं हो रही, ठीक है, तो उसको क्लोमिफेन रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन ओव्यूलेशन हो रही है लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रही तो उसको क्लोमिफेन फेलियर बोलेंगे। गोनेडोट्रोपिक थेरेपी उनमें देते हैं जिनमें आपने ओरल के बाद कोई वो नहीं और या फिर रिस्क ऑफ ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन होता है तो आपने स्टेप अप स्टेप डाउन 2 तरह की होती है। जो स्टेप अप प्रोसीजर होता है उसमें आपने 25 से 50 इंटरनेशनल यूनिट्स FSH और HMG के देना होता है, जो कि इंक्रीज़ डे 14 के बाद आप इंक्रीज़ करोगे, ठीक है। डेली इंजेक्शंस होते हैं, डे 14 के बाद आप इनको इंक्रीज़ कर सकते हो और अगर उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, ठीक है, तो आप डे 14 के बाद इंक्रीज़ करते हो। देन बाय 1/2 an ampule एवरी 7 days। अच्छा, ट्रीटमेंट साइकिल जो है ना इसमें प्रोलॉन्ग हो जाता है। इसमें 28 से 35 डेज़ तक आप इंजेक्टेबल्स पे इसको रख रहे हो और उसके बाद जब आपको अपना डिज़ायरेबल फॉलिकल मिलता है तो आपने सिंगल सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो कि ACG 5000 यूनिट्स आप उसको लगाते हो फॉर ट्रिगर ऑफ ओव्यूलेशन। और जब एटलीस्ट एक फॉलिकल 17 mm का आपको उसमें मिल जाता है और अगर तो उसमें और इसमें चांसेस क्या होते हैं, आफ्टर 6 months कंसेप्शन की चांसेस 65 to 70% है और लाइव बर्थ रेट जो है 55 to 60% है। अगर 12 ओवुलेटरी साइकिल्स इन एज लेस दैन 25 ईयर्स या फिर अगर वो 25 से ज़्यादा है, अगर 25 से कम है तो 6 दफ़ा अगर उसको ट्रीटमेंट साइकिल मिला है और अगर 25 से एज ज़्यादा है तो 12 दफ़ा अगर साइकिल मिल चुका है उसके बावजूद कंसीव नहीं किया तो फिर इन पेशेंट्स को आपने IVF के लिए रेफ़र करना है। कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है ओवुलेशन इंडक्शन की, उसमें ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम है जिसमें SITs डेवलप कर लेता है पेशेंट, ठीक है, प्लूरल और पेरिकार्डियल, और साथ में उनको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगी, नोजिया, वोमिटिंग, डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग, और इन सब केसेस में आप उनको एडमिशन एडवाइस करना है। IV फ्लूइड्स देते हो, साथ में हेपरिन टू प्रिवेंट थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, और ये फैटल कंडीशन होती है, इसको अवॉइड करना चाहिए जिस हद तक हो सके। मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो सकती हैं इनमें, उसमें अगर 2 या 2 से ज़्यादा फॉलिकल हैं और वो 14 mm से ज़्यादा है तो इसमें आपने उनको ओवुलेशन ट्रिगर नहीं करनी है, स्टॉप कर देनी है। इसमें ये होता है कि इसके अलावा जो है इंसुलिन सेंसिटाइजिंग एजेंट्स में बिगोनाइट है, मेटफॉर्मिन है, इसका रोल है। ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है, ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करेगी और ये फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में अपना रोल प्ले करती है। सर्जिकली अगर आप देखो तो इन पेशेंट में PCOS के पेशेंट्स में सर्जिकल ओवेरियन ड्रिलिंग होती है जिसको डायथर्मी बोलते हैं। इसमें आप होल करते हो विद इन द ओवरीज और इससे भी इम्प्रूवमेंट देखी गई है, ठीक है। अगर इसके बावजूद नहीं होता तो फिर आपने इन पेशेंट्स को IVF के लिए रेफ़र करना होता है। इसके अलावा जो PCOS पेशेंट्स होती हैं, ओबीस पेशेंट होती हैं, स्पेशली ओबेसिटी वाली होती हैं, उनमें लेटर ऑन अगर प्रेगनेंसी होती भी है तो मिसकैरेज या फिर प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस उसमें बढ़ जाती हैं। उसमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ PCOS के साथ जिन्होंने कंसीव किया है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्री एक्लैम्पशिया, एडवर्स न्यूनेटल आउटकम्स और प्रीटर्म बर्थ के इनके अंदर चांसेस ज़्यादा होते हैं। इनके जो बेबीज़ होते हैं उनको हाई रिस्क होता है एडमिशन टू NICU एंड हाई पेरीनेटल मोर्टेलिटी होती है अनरिलेटेड टू मल्टीपल बर्थ्स, ठीक है ना, इनमें ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जो भी डाइट पैटर्न आप इनको एडवाइस करते हो, यानी वेट रिडक्शन कहते हैं, साथ में इंसुलिन सेंसिटाइजिंग ड्रग्स दी जाती हैं और साथ में ओवुलेशन इंडक्शन जो कि साथ फर्टिलिटी के साथ आई हुई होती हैं, तो इनको आप डाइटली पैटर्न ऐसा देते हो कि जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए भी प्रैक्टिकल हो और वो सस्टेनेबल हो, उसको वो मेंटेन करके रख सकें। आपने ऐसा डाइटरी पैटर्न उसको एडवाइस जो नॉर्मल रूटीन में वो कर सकें, ना कि वो 2 दिन करें और उसके बाद उसको छोड़ दें। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। इसके साथ हमारा जो ये EBM का चैप्टर है क्लोज़ होता है। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।